नमस्कार, खबर उत्तराखंड में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ ज्योति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल, आपको बता दें कि रतूड़ी द्वारा लिखी पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञ का विमोचन किया। अनिल रतूड़ी ने ये पुस्तक एक आईपीएस अधिकारी के रूप में अपने संस्मरण और अनुभव के आधार पर लिखी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इस किताब से लोगों को पुलिस के प्रति जागरूक होने का अवसर भी मिलेगा। महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस के श्री अनिल रतूड़ी जी की आज पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञ, उसका आज ये विमोचन था। और वो ऐसे अधिकारी रहे हैं जिन्होंने पूरे जीवन भर अपनी जीवनता से काम किया है, अपने कर्तव्य को निभाया है, हर मुश्किल और कठिन चुनौती का सामना किया है। वो सारे अनुभव उस पुस्तक में हैं और निश्चित रूप से पुस्तक और हमारे दोनों दंपति अनिल जी और राधा जी हमारे सभी अधिकारी वर्ग के लिए एक मिसाल के रूप में उनका जीवन है, सादगी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर एक बैठक की। यह अहम बैठक हल्द्वानी के बीजेपी कार्यालय में आयोजित की गई। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 25 सितंबर तक बीजेपी का प्रथम चरण में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में सभी जिलों के एक एक मंडल में जाकर वो सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे और इस बार प्रथम चरण में 30 लाख लोगों की बीजेपी में सदस्यता का लक्ष्य रखा गया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नैनीताल दुग्ध संघ के पूर्व अध्यक्ष मुकेश बोरा के मामले में कहा कि पार्टी का कोई भी बड़ा नेता मुकेश बोरा को नहीं बचा रहा है। मामला न्यायालय में चल रहा है और न्यायालय के आदेश से ही मुकेश बोरा के घर में कुर्की हुई है। तो हल्द्वानी से ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर जिलों के बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट ने एक बैठक की है। इस बैठक में जब वो पहुंचे तो उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य तरीके से स्वागत किया, फूल मालाओं को पहनाकर उनका स्वागत किया। सदस्यता अभियान को लेकर दरअसल ये बैठक की गई थी क्योंकि पूरे देश भर में बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है और जिलों के पहर मंडल की समीक्षा भी करते हुए यहाँ पर इस बैठक के बाद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के सांसद हैं महेंद्र भट्ट, वो यहाँ पर नजर आए। पर्व के तहत हमारा सदस्यता अभियान का प्रथम चरण चल रहा है, जो 25 सितंबर तक दीनदयाल जी की जयंती तक चलेगा। उस दृष्टि से प्रदेश के सभी पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने भी तय किया है कि मैं पूरे प्रदेश के जो हमारे संगठन में 19 जिले हैं, प्रत्येक जिले में जाकर एक विधानसभा एक मंडल में मैं समीक्षा करूंगा। क्योंकि मुझे बताते खुशी है कि अभी हमने लगभग 7 लाख सदस्य हमारे आज की तारीख तक बन चुके हैं और हमारा लक्ष्य है कि हम 50% प्रथम चरण में पूर्ण कर दें। तो लगभग 30 लाख के लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और उस दिशा की और कार्यकर्ताओं का सदस्यता का अभियान में जुटना, ये सब कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने का विषय है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जहां पूरे राष्ट्र में संगठन पर्व मनाते हुए नागरिकों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाकर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, उसी क्रम में उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर में भी एक खबर सामने आ रही है, जहां 3 बार विधायक रह चुके और वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल के नर्सिंग होम पर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके पश्चात से प्रदेश अध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित करके और कार्यकर्ताओं संग राष्ट्रगीत गाकर के कार्यक्रम यहां पर किया। वहीं इस संबंध में मीडिया से रूबरू होकर के प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि संगठन पर्व मनाते हुए सदस्यता अभियान चला करके नागरिकों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई जा रही है। जसपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहुंचे। यहां पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। दरअसल बीजेपी का जो अभियान चल रहा है, सदस्यता अभियान,
उसके तहत जो है अलग अलग जगहों पर जाकर के लोगों को सदस्यता दिलाई जा रही है और ऑनलाइन माध्यम से यानी ऐप के माध्यम से भी लोगों को पार्टी से जोड़ा जा रहा है। इस बीच जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जसपुर पहुंचे और जसपुर में यहां पर उनका स्वागत हुआ, जिसके बाद से उन्होंने यहां के लोगों को बीजेपी से जोड़ने का काम किया, यानी पार्टी की सदस्यता लोगों को दिलाते हुए नजर आए। हर मंडल में हर मंडल भी सदस्यता की सदस्यता के बाद ही आज हमारे यहाँ पर आए और जसपुर उनका आगमन हुआ। 2 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक जो हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है, इसका पहला चरण चल रहा है, उसको गति देने के लिए आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पर पधारे और सभी लोगों को एक्सीलरेट किया, अभियान को त्वरित किया, प्रत्येक सदस्य से का जवाब दिया, जो उनके क्वेश्चन थे सबका जवाब दिया और इस अभियान को बहुत ही त्वरित करने का काम आज हमारे अध्यक्ष जी ने किया। समझाया कि हमें किस तरह से 6 से 7 विधि उन्होंने बताई सभी कार्यकर्ताओं को कि किस तरह से हम मैक्सिमम अधिक से अधिक सदस्यता अपनी बढ़ा सकते। वन नेशन वन इलेक्शन को केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद से कांग्रेस और केंद्र सरकार के इस फैसले का लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है। उत्तराखंड में जहां बीजेपी ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया, वहीं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व दर्जा मंत्री ललित जोशी का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन का निर्णय बीजेपी की सत्ता पर स्थायी नियंत्रण पाने की कोशिश है। उसका आरोप है कि ये कदम लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है और राज्यों की स्वायत्तता को प्रभावित कर सकता है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक तरफ मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को पास कर दिया है। अब आने वाले शीतकालीन सत्र में इसे संसद में पेश करने की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये बिल जनता के हित में नहीं है और वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिलना कांग्रेस को गवारा नहीं हो रहा है। लगातार उनकी तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है। इस बीच उत्तराखंड में भी कांग्रेस इस बिल का विरोध करती हुई नजर आई। वन नेशन वन इलेक्शन को लोगों के हित में नहीं बता रही है कांग्रेस और इसका लगातार विरोध कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन नरेंद्र मोदी जी का थाली बजाओ कोरोना में, नोटबंदी जिससे कुछ हासिल नहीं हुआ, जीएसटी जिसने लोगों को बर्बाद करा, बेरोजगारी पैदा करी, और ये अग्निवीर जैसे मुद्दे जिसमें भारतीय सेना को सीधे सीधे नुकसान हुआ, रोजगार पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा। उसी की कड़ी में ये वन नेशन वन इलेक्शन भी है। ये एक वो ड्रामा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर मोदी और उनकी सरकार ये चाहती है कि इस देश में हम किसी तरह से सत्ता हथिया करके कब्जा करके बैठ जाए, चाहे उनके लिए उनको बाबा साहब का संविधान भी बदलना पड़े। तो ये वो वन नेशन वन इलेक्शन। पौड़ी जिले में ठेकेदारों में रोष देखने को मिला। ठेकेदारों का आरोप है कि हड़ताल के बावजूद कुछ ठेकेदारों ने टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लिया, जिसको लेकर के अन्य ठेकेदारों ने विरोध जताया। विरोध के बाद से निविदा डालने वाले ठेकेदारों को प्रक्रिया से हटना पड़ा। ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि विभाग की ओर से ठेकेदारों को गोपनीय निवेदन दिया जा रहा है। हिमालयन संविदाकार ठेकेदार समिति के अध्यक्ष संतन सिंह ने पूरे मामले को लेकर जानकारी साझा की है। तो पौड़ी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ठेकेदारों में रोष देखा जा रहा है। दरअसल टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लेने पर रोष दिख रहा है और गोपनीय निवेदन के बाद से ये नियम तोड़ा गया है, ऐसा ठेकेदारों का कहना है। दरअसल उनका कहना है कि हमने गोपनीय तरीके से ठेकेदारों को कहा था कि किसी भी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेना है, लेकिन बावजूद इसके उनका कहना है कि कुछ ठेकेदार ऐसे हैं जिन्होंने नियम तोड़ा है और इस नियम को तोड़ने के एवज में अब ठेकेदारों में गुस्सा देखा जा रहा है।
हाँ, 2 टेंडर थे यहाँ पर, ऑफलाइन टेंडर थे, लेकिन जो अंतर विरोध था यह ठेकेदारों का आपस में है कि क्योंकि नियमानुसार आज 12 बजे तक पढ़ने थे, तो 12 बजे तक पढ़े नहीं, तो कुछ टेंडर बिके थे हमारे, तो आपस में विरोध कर रहे थे ठेकेदार, तो इन्होंने मामला सुलझा लिया और हमारे टेंडर न पड़ने से हमने उनको निरस्त कर दिया। अभी अब जितने मेरे संज्ञान में है इनकी मांगे कुछ तो रॉयल्टी के संबंध में थी, कुछ जीएसटी क्लियरेंस की थी और कुछ बड़े कामों को छोटे काम करके स्थानीय लोगों को देने की मांगे थी। अब ये पॉलिसी मैटर है, ये शासन स्तर का मैटर है। अब शासन से जैसे निर्देश मिलेंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। पहले ये आए थे, वैसे हमारा विरोध नहीं कर रहे हैं, इनका आपसी विरोध है। जो लोग टेंडर इनकी यूनियन का है कि यूनियन जो ले रहे हैं उनका विरोध कर रहे थे। हमारा 2 महीने से अभी हड़ताल टेंडरों का बहिष्कार पूर्ण से चल रहा है। सभी ठेकेदार भाई हमारा साथ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये और 2-3 जयचंद भाई हमारे जबरदस्ती टेंडर लेके उनका भारी विरोध किया गया, लेकिन समझ चुके हैं वो भी अब। और एक हमारा भाई निर्माण खंड में भी किया था, उसको भी आज जूतों से भारी स्वागत किया गया है। और यही हमारी पहले तो हमारे लिए दुख की बात यह है कि 20-25 साल हो गए हमारा उत्तराखंड बना के, आज हमें यही दिन देखने पड़ रहे हैं। भारी प्रदेशों के व्यक्ति यहाँ पर आ रहे हैं और टेंडर लेके चले जा रहे हैं। मैं आपके सारे जो क्वेश्चन है उनको छोड़कर अपनी बात रखना चाहूँ। जिस हमने जो उत्तराखंड की जो मूल अवधारणा थी उसके ठीक विपरीत उत्तराखंड में इतना भ्रष्टाचार हो गया है और सारे मंत्री संतरियों के हमने सारे बता दिए कि ठेकेदारों का आंदोलन चल रहा है और सरकार नहीं चेती। तो हम प्रत्येक मंत्री प्रत्येक विधायक की जिस दिन उसने नॉमिनेशन किया था उसकी मतलब कितनी आय थी और आज उसकी आय कितनी हो गई है, उसकी मतलब आय से अधिक संपत्ति की जांच कराने की भी बात करेंगे। और ये पूरे प्रदेश स्तर पे सारे ठेकेदार इनके लिए आरटीआर लगाई जाएगी। इनके मतलब घरों की मतलब जितने भी इन्होंने बड़ी बड़ी कोठियां बनानी प्रॉपर्टियां बढ़ा दी है। पड़ेगी जो हमारी प्रदेश संगठन जो हमारी मांग है, तो प्रदेश संगठन जो हमारी मांग कर रहा है उसमें जो है बड़ी निविदाओं को छुट्टी करनी है। करीब 1.5-2 महीने से हमारा निविदाओं का बहिष्कार चल रहा है। आपको ये भी अवगत करा दूं कि कल जो है प्रांत खंड निर्माण संघ में जिला विधान के टेंडर थे, किसी ठेकेदार ने टेंडर नहीं तो हमने उसका बहिष्कार कर दिया और हमने जिलाधिकारी के माध्यम से जो है उनको लेटर लिख दिया गया है। किसी निविदा किसी ने दिए गए। जो हमारी मुख्य मांगे हैं, बड़ी निविदाओं को छुट्टी करो और रजिस्ट्रेशन में मूल निवास प्रमाण पत्र लागू कीजिए। पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार रतूड़ी की पुस्तक का लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान आपको बता दें कि अनिल कुमार रतूड़ी ने कहा कि कुछ घटनाएं इस किताब के माध्यम से रखी गई हैं जो पाठकों को रोचक लगेंगी और साथ ही कुछ कालखंड के इतिहास को भी इस पुस्तक में स्थान दिया गया है। कुछ चुनिंदा ऐसे मैंने कुछ घटनाएं की जो आम पाठक को रोचक लगेंगी, ऐसा मेरा विचार है। और कुछ उस कालखंड के कुछ इतिहास या सामाजिक इतिहास हम कहें उनका भी कुछ परिचय देंगे और आने वाली जो पीढ़ी है या जो वर्तमान में युवा पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी हैं संभवतः उनको भी इस अनुभव से अपने भविष्य में जो सामने चुनौतियां प्रतिदिन और अब खबर पौड़ी जिले से है, जहां के सफदरखाल क्षेत्र के पलोटा गांव में ग्राम प्रधान धीरेन्द्र सिंह पर एक युवक ने हमला कर दिया। इस हमले में ग्राम प्रधान के सर और पैर में चोट आई है, जिसके बाद से ग्राम प्रधान की शिकायत पर तहसील प्रशासन ने हमलावर व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हमले को लेकर के ग्राम प्रधान ने बताया कि गांव के ही एक व्यक्ति ने उन पर हथौड़े से अचानक हमला कर दिया। वहीं पूरे मामले पर तहसीलदार संजय सिंह का भी इस घटना को लेकर बयान सामने आया है। गाँव गया था, मैं कल सुबह किसी काम से अपनी बाइक निकल गया था नीचे, वो कम से वहाँ पे बैठे थे हम, तो एक नसरुद्दीन नाम का सीधे आया और अंदर गया, मार करके सीधा निकल गया, खराब हो गई। उनकी चोट आई मेरे सर पे और पाँव फ्रैक्चर हो गया, अभी हॉस्पिटल में। ऐसा है कि ग्राम प्रधान के साथ जो है कल जो है गांव में ही घटना घटित हुई है, जिस संबंध में जो है कि राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जो है मुकदमा दर्ज पंजीकृत किया गया है। ठीक है, और जो प्रधान जी हैं धीरेन्द्र सिंह जो है उनको जो है हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। ठीक है, बाकी जो है पुलिस के जो है कि 109 BNS में दर्ज किया गया है।
ठीक है, जिस पर अभी विवेचना जारी है। और इसमें जो है कि क्योंकि मामला जो है कि संगीन प्रवृत्ति का है, इसमें जो है श्रीमान जिला अधिकारी महोदय को जो है एक प्रार्थना पत्र दिया गया है पुलिस को ट्रांसफर करने के लिए केस को। और पुरुषों के बाद अब नशा तस्करी में महिलाओं की संख्या भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लगातार पकड़े जाने वाली महिला तस्कर इस बात की खुद जो है तस्दीक कर रही है। पुलिस ने एक महिला नशा तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से पुलिस ने 240 ग्राम गांजा बरामद किया है। गांजा तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने महिला नशा तस्कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। आरोपी महिला को कोर्ट में पेश करने के लिए भेजा गया है। कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बनखंडी में छापेमारी की। इस दौरान एक महिला को गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि पहले भी शहर की कई महिला नशा तस्करों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल पहुंचा चुकी है, जो जेल से छूटने के बाद से फिर से नशा तस्करों के धंधे करने में लगी है। तो ऋषिकेश से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महिला नशा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल पुरुषों के साथ साथ अब महिलाएं भी इस काम में जो है कई जगहों पर पकड़ी जा रही हैं और इसी के मद्देनजर ऋषिकेश में भी एक महिला नशा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस ने इसे गिरफ्तार करने के बाद से इस पर मामला दर्ज किया और इससे पूछताछ की जा रही है कि क्यों ये इस काम में पड़ी और कहां पर ये नशा सप्लाई करती है। इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस इससे ले रही है। जब पुलिस ने इसे पकड़ा तो 240 ग्राम गांजा इस महिला नशा तस्कर के पास से पुलिस ने जब्त किया है। और राजधानी में कुमाऊं कमिश्नर और मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने आपदा में क्षतिग्रस्त गौला पुल और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गौला पुल और स्टेडियम के हुए नुकसान को बारीकी से देखा। उन्होंने एनएचआई, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ सुरक्षा के उपाय को लेकर चर्चा की। वहीं कमिश्नर और सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने बताया कि गौला पुल को हल्के वाहनों के लिए 20 दिन में खोल दिया जाएगा, जिसे लेकर के एनएचआई के अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। इस तरीके से है कि आप जानते हैं कि शहर के बीचों बीच से गौड़ा रिवर बहती है और इसमें बहुत सारी एजेंसीज अभी हो गई हैं जिनके प्रॉपर्टीज को डैमेज हो रहा है। इसमें एक एनएचआई है जिनके ब्रिज के अप्रोच को डैमेज हुआ है। पीडब्ल्यूडी की जो सड़क है जो ब्रिज को जोड़ती है उसको भी डैमेज हुआ है। स्टेडियम के कुछ पोर्शन में मोर देन 300 मीटर्स की लंबाई में भी हमारी जो लैंड है वो बह गई है और ऊपर की तरफ भी कुछ नेचुरल स्पर्स बन गए, जिससे कि नदी का जो बोल्डर स्टेज में नदी रहती है इसका फ्लो अनसर्टेन रहता है। और शहर के एक बुजुर्ग से साइबर ठगों ने पुलिस बन करके मुंबई में 52,50,000 रुपए की ठगी की है। पीड़ित ने साइबर पुलिस थाने में शिकायत देकर के आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है, साथ ही ठगी गई रकम वापस दिलाने की मांग की है। साइबर थाना पुलिस ने के मुताबिक जो है ऋषिकेश रेलवे रोड निवासी 67 वर्षीय योगेश श्रीवास्तव के पास 13 सितंबर को व्हाट्सएप पर कॉल आई। कॉलर ने खुद को तिलक नगर शाखा मुंबई पुलिस का अधिकारी बताया। झांसे में देकर के व्हाट्सएप कॉल के जरिए वीडियो कॉल आई, जिसमें पुलिस बने ठगों ने झांसा देकर के उनसे 52,50,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। तो ऋषिकेश से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बुजुर्ग से ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल 50 लाख से ज्यादा रुपए की ठगी झांसा देकर के इन बुजुर्गों के पास से हुई है। खुद को पुलिस वाला बता करके ऑनलाइन फ्रॉड इन बुजुर्गों के साथ किया गया। 50 लाख से ज्यादा की राशि ऑनलाइन माध्यम से अपने खाते में इन ठगी पुलिस वालों ने, पुलिस बनकर के जो ठग कर रहे थे ठगे, उन्होंने इन बुजुर्गों से अपने खाते में तकरीबन 50 लाख से ज्यादा रुपए की राशि ट्रांसफर करवा ली। आज के समय में ऑनलाइन फ्रॉड और ऑनलाइन ठग जो है ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। अब इसी के मद्देनजर हालांकि पुलिस समय समय पर अभियान चलाती रहती है, लेकिन अभी जो ताजा मामला सामने आया है वो ऋषिकेश से सामने आया है, जहां पर एक बुजुर्ग को झांसा दे करके
पुलिस के नाम पर खुद को पुलिस बता करके मुंबई पुलिस का बनकर बता करके ठगों ने तकरीबन 52 लाख रुपए की राशि अपने खाते में ट्रांसफर करा ली। मुझे 13 तारीख को फोन आया। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि आपके खिलाफ जो है 17 FIR हो चुकी हैं, आपके नाम जो है अरेस्ट वारंट इश्यू हो चुका है, या तो 2 दिन के अंदर आप मुंबई में आके रिपोर्ट कीजिए, अन्यथा आपको वहीं से अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब ये सुबह 9 बजे से लेके ये कल शाम के 5:30 बजे तक रही। और हरिद्वार के एसएसपी के निर्देशन में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं रानीपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान सुमन नगर पुलिया पर संदिग्ध 2 मोटरसाइकिल में सवार 4 व्यक्तियों को रोक करके उनके कब्जे से 500 रुपए के करीब 44 नोट बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर पुलिस को उनके द्वारा अन्य साथियों की जानकारी मिली, जिस पर कोतवाली रानीपुर पुलिस द्वारा बिना देरी किए अलग अलग टीमें गठित करके देहरादून के पटेल नगर में अन्य अभियुक्तों को नकली नोट और नकली नोट बनाने वाले उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के पास से लगभग 2,25,000 के नकली नोट बरामद हुए हैं। सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और पकड़े गए आरोपियों में से एक आर्मी की नौकरी छोड़कर जाली नोट छापने का काम कर रहा था। वहीं अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि लैपटॉप में स्कैन कर रखे 500 के असली नोट में जाली नोट तैयार करते थे और इन नकली नोटों को अपने साथियों के माध्यम से देहरादून में हरिद्वार के बाजार में चलाते थे। बालाजी ज्वेलर्स डकैती में पुलिस के द्वारा कल देर रात जो हमारा चौथा अभियुक्त है अमन, उसकी अरेस्टिंग यमुनानगर से की गई है। आज पुलिस अभिरक्षा में उसके द्वारा 27 की रिकवरी कराएगी, जिसमें उसके द्वारा और उसके साथियों के द्वारा जो मोटरसाइकिलें और स्कूटी उस घटना में सम्मिलित की गई थी, जो उसको रिकवर किया है। साथ में पुलिस इस चीज जो उसके पास जो पैसे उनके द्वारा दिए गए थे वो भी पुलिस ने रिकवर कराए थे। इसके साथ ही अभी हम लोग जल्दी ही इनको सभी अभियुक्तों को, तीनों अभियुक्तों को पुलिस रिमांड में लेके जो मुख्तसर पंजाब में इनसे इनके घरों में एक बार जरूर हम लोग चेकिंग करेंगे, चेकिंग के लिए ले जाएंगे वहां पर जो सामान की बरामदगी के संबंध में। तो हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है पुलिस ने। नकली नोट बनाने वाले 4 लोगों के एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये लोग 500 रुपए के नकली नोट छापते थे। इनमें से एक तो आर्मी की नौकरी छोड़कर आया हुआ युवक भी बताया जा रहा है। लगातार चेकिंग अभियान जारी है, जिसके चलते इन 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।